जैसे ही माहिरा एक एसपी अफसर बनती हो तो अपने तैनाती वाले ज़िला से जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा कराची की एक कॉलोनी में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि यहाँ एक साहिब सदीक अहमद रहती है। वो अपनी गाड़ी लेकर इस कॉलोनी में आती है और वहाँ पहुंचकर लोगों से सदीक अहमद के बारे में पूछने लगती है। जैसे ही वो पूछती है, लोगों से मालूम होता है कि सदीक साहब अब रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि उनके बेटे और बहू उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर माहिरा फ़ौरन रेलवे स्टेशन चली जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखती है, पुरानी बहुत सी बातें उसके जहन में फ्लैशबैक की तरह आने लगती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता तलाश करते हुए आखिरकार सदीक साहब के पास पहुंच जाती है। वो स्टेशन के एक कोने में बैठे हुए होते हैं और उनकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। जैसे ही माहिरा इन्हें इस हाल में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो फौरन उनके पास जाकर बैठ जाती है। सदीक साहब माहिरा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो किस्मत के बहुत मारे हुए थे और माहिरा की हालत भी अब बहुत बदल चुकी थी। वो नरमी से कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर माहिरा फौरन इन्हें गले लगा लेती है और कहती है, बस बाबा, अब भूखे नहीं रहना होगा, मैं आ गई हूँ ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी। उनके साथ खड़ा माहिरा का सिक्योरिटी मैन और ड्राइवर ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी ऑफिसर एक फ़कीर जैसे शख्स को क्यों गले लगा रही है और उसे बाबा क्यों कह रही है। वहाँ स्टेशन पर कुछ लोग जो ये मंजर देख रहे थे वो भी दंग रह गए। माहिरा सदीक साहब को सहारा देकर उठाती और अपने साथ लेकर चलने लगती है, लेकिन सदीक अहमद कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? माहिरा नरमी से बोलती है, बाबा शायद आपने पहचाना नहीं, मेरा नाम माहिरा है, आपने एक दिन मुझे खाना खिलाया था, याद है? ये सुनते ही सदीक साहब गहरी सोच में पड़ जाते हैं, फिर खामोशी से उसके साथ चलने लगते हैं। माहिरा इन्हें स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है, वही जगह जहां बरसों पहले सदीक साहब ने माहिरा को खाना खिलाया था। वो इन्हें वहाँ खाना खिलाती है। जब वो खा चुके तो माहिरा पूछती है, बाबा आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप तो अच्छे खासे थे ना? सदीक साहब के चेहरे पर दुख के आसार आ जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि मेरी बहू बेटा नशा करने लग गया, बस इसी वजह से जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो 1 साल बाद मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं ऐसे ही दर बदर भटक रहा हूँ। ये सुनकर माहिरा के दिल पर गहरा असर होता है। वो कहती है, बाबा अगर बात ऐसी है तो मेरे साथ चलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या ही आप उनके साथ ना रहें, मगर एक बार इन्हें सबक सिखाना तो बनता है। सदीक साहब पहले तो इनकार करते हैं, मगर जब माहिरा बार बार इसरार करती है वो मान जाते हैं। माहिरा इन्हें सहारा देकर गाड़ी में उठाती है और उनके बताए पते पर वापस इसी कॉलोनी में आ जाती है जहां से वो कुछ देर पहले निकली थी। ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन ये सब देखकर हैरान है कि मैडम को आखिर हुआ क्या है, वो एक भीख मांगने वाले शख्स को अपने साथ क्यों लिए फिर रही है। उनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि ये बाप बेटी हैं। उनके अंदाज से यूँ लगता है जैसे इस बुजुर्ग शख्स ने कभी माहिरा की मदद की हो और अब वो इसका बदला चुकाने आई हो। माहिरा के साथ गाड़ी में बैठे सदीक साहब रास्ते भर खामोश रहे। गाड़ी जब उस कॉलोनी के मरकजी दरवाजे पर पहुंची जहां उनका पुराना घर था तो उनके चेहरे पर हल्की सी लर्जिश नजर आई। वो आस्था से बोली, बेटी यही वो जगह है जहां से उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाला था। माहिरा ने नरमी से कहा, बाबा अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपका साथ हूँ। गाड़ी घर के सामने रुकी। माहिरा ने गार्ड को इशारा किया, दरवाज़ा बजाओ। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, अंदर से आसिफ निकला। वो चौंक गया। सामने वर्दी में खड़ी एक आला अफसर, सरकारी गाड़ी और साथ 2 गार्ड्स। वो घबरा कर बोला, जी मैडम, किससे मिलना है? माहिरा ने पीछे खड़े सदीक साहब को आगे किया और बोली, इन्हें पहचानते हो? आसिफ ने एक नज़र देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही अंदर से एक औरत की तेज़ आवाज़ आई, शगुफ्ता। वो हंसते हुए बोली, हाँ पहचानती हूँ इस बूढ़े को, यही हमारा पुराना बूढ़ा है जिसे हमने घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही माहिरा का जब्त टूट गया। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और एक ज़ोरदार थप्पड़ शगुफ्ता के मुंह पर मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आसिफ ने बोलने की कोशिश की, मगर माहिरा की तेज़ नज़रों को देखकर खामोश हो गया। सदीक साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे बरसों बाद इंसाफ होता देख रही हूँ। माहिरा ने दोनों मियाँ बीवी को कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में बोली, शर्म करो, तुमने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया। अगर तुम इनकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम इज्जत से रहने देते। अब तुम इनकी सारी जायदाद जो धोखे से अपने नाम कराई वापस करोगे।
ये सुनते ही आसिफ और शगुफ्ता के चेहरों का रंग उड़ गया। आसिफ ने हकलाते हुए कहा, मैडम आपको गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं। माहिरा ने मेज़ पर हाथ मारा। चुप, मुझे सब मालूम है। कानून में ऐसे नाफरमान बेटों के लिए सज़ा है जो अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। अगर तुम्हें अपने किए पर नदामत हो, यही वक्त है तौबा का। ये सुनते ही दोनों मियाँ बीवी घबराकर सदीक अहमद के कदमों में गिर गए। शगुफ्ता रोते हुए बोली, बाबा हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। सदीक साहब ने आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटी, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बस इतना काफ़ी है कि आज मेरी बेटी ने मेरा बदला ले लिया, बाकी तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। ये सुनकर सब चौंक गए। आसिफ ने हैरत से पूछा, बेटी? कौन सी बेटी? आपकी तो कोई बेटी नहीं है ना? माहिरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, खून की बेटी नहीं मगर दिल की बेटी ज़रूर हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें माहिरा पर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, 4 साल पहले जब मेरे भाई और भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, मैं इसी रेलवे स्टेशन पर आई थी। 3 दिन से भूखी थी, सोच लिया था कि ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आई, मैं उसके सामने कदम रखने वाली थी कि अचानक एक बूढ़ा शख्स आया और मुझे पीछे खींच लिया। वो यही बाबा थे। माहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे समझाया कि जान लेना गुनाह है। फिर वो मुझे पास वाले होटल में ले गए, खाना खिलाया, और जब मैंने अपना दुख बताया तो उन्होंने अपनी बचत में से 1 लाख रुपए निकाले और कहा, बेटी मेरी कोई औलाद नहीं जो मेरा सहारा बने, ये रकम ले लो, अपनी ज़िंदगी संवार लो, पढ़ो, आगे बढ़ो, बस एक वायदा करो, जब कामयाब हो जाओ तो मुझे याद ज़रूर करना। सदीक साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माहिरा बोली, आज मैं वो वायदा पूरा करने आई हूँ, अब मैं इन्हें अपने साथ रखूंगी। ये कहकर माहिरा ने सदीक साहब को सहारा दिया और सबके सामने बाहर ले गई। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला, लोग हैरत से देखते रह गए। माहिरा सदीक साहब को अपने साथ घर ले आती है। वो घर जो अब उसके ओहदे के मुताबिक एक साफ़ सुथरा पुरवकार सरकारी बंगला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, माहिरा ने गार्ड से कहा, बाबा के लिए कमरा तैयार कराओ, उनके आराम का खास ख्याल रखा जाए। सदीक साहब खामोशी से चारों तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, बेटी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई घर फिर बनेगा। माहिरा ने मुस्कुरा कर कहा, जी आपका ही घर है बाबा, और मैं आपकी बेटी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। सदीक साहब अब खुश नजर आने लगे। वो माहिरा के लिए सुबह नाश्ता लगवाते, कभी बातों में अपने पुराने दिनों को याद करती। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटी अब तो तुम कामयाब हो चुकी हो, जिंदगी संवर गई है, अब शादी कर लो, घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। माहिरा ने नरम लहजे में जवाब दिया, बाबा मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा नहीं। सदीक साहब चौंके, क्यों बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? माहिरा की नज़रें झुक गईं। मेरे शोहर अहमद मुझसे मोहब्बत करता था मगर अपनी माँ का बेहद फर्मा बरदार था। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। अहमद उनकी हर बात मानता था। आखिरकार एक दिन उनके दबाव में आकर मुझे घर से निकाल दिया और आज तक मेरी कोई खबर नहीं ली। सदीक साहब ने आहिस्ता से कहा, क्या वो अब खुश है? माहिरा बोली, मुझे नहीं मालूम, सुना है उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की। शायद अब भी मेरे लिए कुछ एहसास बाकी है, लेकिन मैं दोबारा वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती। सदीक साहब कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, बेटी कभी कभी किस्मत दूसरा मौका देती है, हो सकता है इस बार सब ठीक हो जाए। माहिरा ने आस्था से कहा, बाबा मेरी हिम्मत नहीं है। चंद दिन गुजर गए। एक सुबह सदीक साहब ने माहिरा के घर के मुलाजिम से अहमद का पता मालूम किया। वो खुद वहाँ जाने का इरादा करने लगे। माहिरा ड्यूटी पर थी। सदीक साहब ने गाड़ी मंगाई और अहमद के घर चले गए। दरवाज़ा अहमद ने खुद खोला। सामने एक ज़ईफ़ मगर बावकार शख्स। जी बाबा जी, फरमाइए। सदीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, मैं माहिरा के हवाले से आया हूँ। अहमद चौंका, माहिरा, वो ठीक है? सदीक साहब बोले, हाँ बिल्कुल, वो अब एसपी अफसर है। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी ज़िंदगी संवारी और आज इज्जत के मुकाम पर है। अहमद के चेहरे पर हैरत और नरमी के तासरात फैल गए। वो आहिस्ता से बोला, वो कामयाब हो गई? बाबा क्या वो खुश है? सदीक साहब मुस्कुराकर बोले, हाँ, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी तुम्हारा जिक्र है। वो अब तक तुम्हें बुला नहीं पाई। अहमद ने सर झुका लिया। बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ के कहने पर एक ऐसी औरत को घर से निकाल दिया जो मेरा सब कुछ थी, लेकिन मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। सदीक साहब ने कहा, अगर तुम्हें सच में एहसास है तो मेरे साथ चलो, एक बार इसे देख लो। अहमद ने फौरन हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठकर वापस माहिरा के घर आ गए।
شام کا وقت تھا، ماہرہ ڈیوٹی سے لوٹی ہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ صوفے پر احمد بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بابا۔ ماہرہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ صدیق صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں ذرا باہر ٹہلنے جا رہا ہوں، تم دونوں بات کر لو۔ ماہرہ اور احمد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر احمد بولا، ماہرہ میں بہت شرمندہ ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو، میں آج تک کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں بھی تمہیں بھول نہیں سکی احمد، بس حالات نے جدا کر دیا تھا۔ احمد نے کہا، اب حالات بدل چکے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم ایک نئی شروعات کریں۔ ماہرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آنسو بہتے رہے مگر ان آنسوؤں میں سکون تھا۔ کچھ دیر بعد صدیق صاحب واپس اندر آئے، دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بولے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، صدیق صاحب ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ اب وہ صرف باپ نہیں، ایک نعمت بن گئے تھے۔ وہ اکثر کہتے، دیکھو کبھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ ایک دن وہ نیکی تمہیں زندگی بھر کا سکون دے جاتی ہے۔